विकास दुबे का जिस ढंग से इनकाउंटर किया गया, यदि उसको भागना होता तो वह महाकाल के दरबार में जाकर सरेंडर नहीं करता जी। और वहाँ जो न्यायिक प्रक्रिया अपनानी चाहिए थी वह न्यायिक प्रक्रिया नहीं अपनाई गई। और जिस ढंग से जहाँ इनकाउंटर दिखाया गया उसके कुछ देर पहले ही सारे मीडिया के लोगों को रोक दिया गया, गाड़ी पलटने की बात करके इनकाउंटर किया गया और यह कहा गया कि विकास दुबे गाड़ी से भाग रहे थे रिवॉल्वर छीन के। विकास दुबे के मुद्दे पर जाति धर्म की बात नहीं, उनका इनकाउंटर जो हुआ वह जाति धर्म के आधार पर नहीं किया गया। वह समाज में सत्ता पक्ष के जो सफ़ेद पुरुष लोग थे उन लोगों को बचाने के लिए उनका इनकाउंटर किया गया। लेकिन विकास दुबे के नाम पर उनके कई रिश्तेदारों का, एक नाबालिग लड़के का जो 14 साल 15 साल का लड़का था, हाई स्कूल में फर्स्ट क्लास आया था, उसका भी विकास दुबे के नाम जोड़ के इनकाउंटर किया गया। नाबालिग था। एक नाबालिग लड़का जो हाई स्कूल का उसी रिजल्ट आया था और उनका रिश्तेदार न कहे उसका इनकाउंटर किया गया। उनके कई रिश्तेदारों का इनकाउंटर किया गया, घर से पकड़ के ले गया गया। नमस्कार, मैं हूं सौरभ उपाध्याय। आज हम उत्तर प्रदेश के चर्चित जिले आजमगढ़ में हैं और आज हम बात करेंगे ब्राह्मण समाज की। हमारे साथ ब्राह्मण समाज कल्याण परिषद के तमाम पदाधिकारी हैं, उनसे हम बात करेंगे कि 2022 का विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंक चुका है, सरगर्मियां तेज हैं और आजमगढ़ का क्या माहौल है और ब्राह्मण समाज इस समय किस पक्ष में जाएगा, किसके सर पे वह ताज देखना चाहता है और किन किन लोगों ने ब्राह्मण समाज के बारे में सोचा है। इन मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ ब्राह्मण समाज कल्याण परिषद के अध्यक्ष जी, महामंत्री जी और पदाधिकारीगण हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। मैं ब्रजेश नंदन पांडे, अध्यक्ष ब्राह्मण समाज कल्याण परिषद आजमगढ़। सर, आपके संगठन का मूल उद्देश्य क्या है? हमारे संगठन का मुख्य उद्देश्य है कि ब्राह्मणों के सर्वांगीण विकास, उनके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास कर अपने समाज को मजबूत करना, ताकि पूरे समाज का हम कल्याण कर सके। क्या संगठन को लेकर अब तक आपने कौन सा ऐसा कार्य किया जिससे कि अन्य लोग भी समाज में आपकी प्रशंसा करें, संगठन की प्रशंसा करें? हमारे यहाँ जो भी गरीब ब्राह्मण अपनी बच्चियों की शादी के लिए आए, उनकी शादियों में हमने यथासंभव मदद किया। कहीं किसी ब्राह्मण का गलत उत्पीड़न हुआ पुलिस द्वारा या प्रशासन द्वारा, वहाँ हम लोगों ने उच्च अधिकारियों से मिलकर उनकी समस्याएं हल की। अभी यही खुजिया गांव में 2 ब्राह्मणों में लंबा विवाद था, रास्ते का 30-40 साल से विवाद चल रहा था। वहां जाके पंचायत करके हम लोगों ने रास्ते को मसला हल कराया। इस ढंग से जो भी ब्राह्मणों की समस्याएं आती है, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, उस समस्याओं को हम हल करने का प्रयास करते हैं। इसीलिए आपने नाम रखा कल्याण परिषद, कि ब्राह्मण समाज का आपके संगठन के माध्यम से उनका भला हो सके, कल्याण हो सके, जो उस योग्य है। सही, हमारा मुख्य उद्देश्य यही है। जब ब्राह्मण समाज का सबसे बुद्धिजीवी और सशक्त प्रहरी रहा है, जब ब्राह्मण संपन्न रहेगा, ब्राह्मण ठीक रहेगा, ब्राह्मण समाज संगठित होकर संपन्न रहेगा, तब वो समाज का कल्याण कर सकेगा। अगर ब्राह्मण ही अपने आप में कमजोर रहा, अशिक्षित रहा, उसमें संस्कार नहीं रहे, तो वह समाज का कल्याण नहीं कर पाएगा। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि ब्राह्मणों का जो सम्मान पहले था, हमारा आचार विचार, खान पान, रहन सहन उच्च था, हमारे संस्कार उच्च थे, इस नाते समाज में हमको सम्मान मिलता था, हमको लोग प्रणाम करते थे। आज भी पूरे समाज में जब भी किसी को कोई दैवीय आपदा या ग्रह बाधा या कोई समस्याएं आती है तो वह ब्राह्मण के यहाँ ही जाता है। और ब्राह्मण जितने ईमानदारी से, जितने कम शुल्क में उनकी पूजा पाठ या कर्मकांड कराता है, वह शायद ही कहीं आपको मिले। आपके कहने का कि मतलब कि ब्राह्मण सभी लोगों को खुशहाल देखना चाहता है। ब्राह्मण पूरे समाज को लेकर चलता है, वह चाहता है कि सारे लोग खुशहाल हों। इसी नाते जो 16 संस्कार बनाए गए, उन सारे संस्कारों में ब्राह्मण मुख्य रहा है, लेकिन समाज के सभी वर्गों को लेकर चला है। शादी विवाह में जहाँ नाव की जरूरत पड़ी, धुनिया धरकार की जरूरत पड़ी, कुम्हार बर्तन देता था, बारी पत्तल देता था, कुम्हार जो है वह पानी भरता था। इस ढंग से समाज के सभी वर्ग, मुसहर जो है पत्तल लाता था, तो समाज के सारे वर्गों के जीवन यापन की व्यवस्था ब्राह्मण बनाया था। क्या आप ये मानते हैं कि ब्राह्मणों को राजनीति में समुचित व्यवस्था के हिसाब से भागीदारी मिली है? अगर भागीदारी नहीं मिली, क्यों नहीं मिली?
ब्राह्मणों को तो समाज में कोई राजनीतिक कोई भागीदारी मिलबे नहीं की जी। सब ब्राह्मणों को फायदा उठाया, चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो, चाहे भाजपा हो। कांग्रेस पार्टी जब थी वो कांग्रेसों के ब्राह्मणों के बारे में सोचती थी। और ब्राह्मणों की के मुख्यमंत्री कई ठे बने, ब्राह्मणों को कई जगह स्थान मिला। ये सरकार कोई जो है ब्राह्मण विरोधी है, यह सरकार विरोधी, इसके पहले वाली सरकार विरोधी। इस सरकार की आप बात कर रहे हैं तो क्या इस सरकार में जो ब्राह्मणों की भागीदारी होना चाहिए, जो हिस्सा होना चाहिए, वह उनको मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला। कैसे नहीं मिला? उनको कहीं दिखाई नहीं दे रहा है जी। कहाँ दिखाई दे रहा है कि मिला उनको? न कहीं उनको टिकट मिला अधिक, न कहीं उनको इज्जत मिली, उनको सम्मान मिला। ब्राह्मणों को क्या ये सरकार दी? आने वाली सरकार भी वो पीछे वाली सरकार भी नहीं दी। ब्राह्मणों को सब लोग तो उत्पीड़न किया, चाहे यह सरकार हो चाहे पीछे वाली सरकार हो। ब्राह्मणों को जो भी मिला वो कांग्रेस से मिला, बच्चा किसी से कुछ। यहाँ तो भाजपा तो लगातार नारा दे रही सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, तो उसमें ब्राह्मण समाज नहीं आता है क्या? कहाँ आता है? अगर आता तो ब्राह्मणों को नहीं मिलता उनका हक। आज संस्कृत विद्यालय है, सब विद्यालयों चौपड़ परशुराम जी की जयंती मनाई जा रही थी, इसको लोगों ने छुट्टी तक कैंसिल कर दिया। यह सरकार क्या क्या ब्राह्मणों को कुछ नहीं किया। क्या ये कहा जा सकता है कि वर्तमान सरकार से ब्राह्मण समाज नाराज है? एकदम नाराज है। पूरा समाज नाराज है कि आपका संगठन? नहीं, समाज नाराज है जी। आप चले जाइए कहीं भी देखिए, ब्राह्मण भाजपा का नाम नहीं ले रहा है जी। सब चल इधर उधर बात करते हैं जी। ब्राह्मणों के साथ जो अन्याय हुआ है वो क्या माफ़ करेंगे? क्या ब्राह्मण कतई नहीं माफ़ करेंगे। इनको न्याय कैसे मिलेगा? न्याय किस बात से मिलेगा अध्यक्ष जी? ब्राह्मण समाज हमेशा से ही बुद्धिजीवी रहा है, पूरे समाज को लेकर चला है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में सन 1985 के पहले जी। जब तक कांग्रेस की सरकारें थी जी। 6 मुख्यमंत्री ब्राह्मण हुए। जी। 85 के बाद से आज 36 साल हो गए, लेकिन किसी भी दल ने किसी ब्राह्मण को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, न उसको जो उसका हक था मिला। उत्तर प्रदेश में 14% ब्राह्मण हैं, 7% यादव हैं, जी। 7% ठाकुर हैं, जी। 3% लोध हैं, लगभग 3% ही बनिया हैं, और अब तक 12% जाटव हैं। 4 बार जाटव बिरादरी की मायावती जी मुख्यमंत्री बनी जी। 4 बार यादव बिरादरी के मुख्यमंत्री बने, 2 बार राजपूत बिरादरी के मुख्यमंत्री बने, 2 बार लोध बिरादरी के मुख्यमंत्री बने, 1 बार बनिया वर्ग के मुख्यमंत्री हुए। तो क्या इसका अगर आपको सम्मान नहीं मिल रहा है तो इसमें दोष किसका है? अन्य जैसे उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो उत्तर प्रदेश में अन्य वर्ग के नेता अपनी अपनी जात के लिए, पिछड़ों के लिए, दलित के लिए संघर्ष करते हैं, आरोप लगाते हैं, विधानसभा में बोलते हैं, लोकसभा में बोलते हैं, तो ब्राह्मण समाज के कुछ सांसद विधायक होंगे वो क्यों नहीं बोलते हैं गुरु? लंबे समय से उत्तर प्रदेश ब्राह्मण नेतृत्व विहीन हो गया है। ब्राह्मण विभिन्न दलों में बंट गए हैं जी। सबसे ज़्यादा जब राम मंदिर निर्माण की बात आई तो राम मंदिर के मुद्दे पर ब्राह्मण समाज जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी की तरफ चला गया, तब से आज तक अधिकतर संख्या में बीजेपी में ही ब्राह्मण रहे। लेकिन बीजेपी ने आज तक कभी भी ब्राह्मणों को वह सम्मान नहीं दिया जो मिलना चाहिए। सभी बिरादरियों के लोगों का मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन आज 36 साल में बीजेपी का कई बार शासन रहा, लेकिन एक भी ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। वर्तमान सरकार में दिनेश शर्मा जी उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, लेकिन उनके उप मुख्यमंत्री बनाने के बाद जो एक अपेक्षा ब्राह्मणों की थी कि ब्राह्मणों के हित में काम करेंगे, संस्कृत और संस्कृति को बचाने का काम करेंगे, लेकिन वो सारी अपेक्षाएं उनसे पूरी नहीं हुई। आज संस्कृत विद्यालयों की स्थिति यह है कि अन्य विद्यालयों में तो मिड डे मील मिलता है, स्कॉलरशिप मिलती है, भवन निर्माण के लिए मिलता है, गेम फंड का आता है, लेकिन यहाँ न मिड डे मील है, न छात्रों को स्कॉलरशिप है, न विद्यालय भवन के लिए कोई अनुदान है। अब जब चुनाव नज़दीक आ गया है तो अभी कुछ दिन पहले सरकार ने घोषणा की है कि हम मिड डे मील भी देंगे, हम भवन निर्माण के लिए भी देंगे। चुनावी लालीपाप दिया है क्या? यह केवल चुनावी लालीपाप है, क्योंकि इनका क्रियान्वयन आज होना नहीं है। जिस दिन अधिसूचना जारी हुई उसके कुछ ही दिन पहले हुआ, ताकि इसका अनुपालन न हो जाए, और इसी लालच में
ब्राह्मण पुनः हमें मत दे, ताकि जब अगली सरकार बनेगी तो देखा जाएगा। तो अन्य दल के नेता या अन्य जात के लोग अपने जात के लिए संघर्ष करते हैं, तो दिनेश शर्मा जी क्यों नहीं कुछ कर रहे हैं? दिनेश शर्मा जी का शुरू से ही स्वभाव रहा है कि वो मुखर होकर अपनी बातें नहीं कर पाते, अपने समाज के बारे में नहीं कह पाते। आज शिक्षा विभाग उनके पास है, उच्च शिक्षा से लेकर माध्यमिक शिक्षा तक। संस्कृत विद्यालय में आज कुछ दिन पहले मानदेय पर भर्तियों का विज्ञापन निकला। आज तक कहीं रेगुलर पदों पर मानदेय की भर्ती नहीं की गई थी, और वह मानदेय की भर्तियों में कहने के लिए तो प्रबंधकों को उसका अध्यक्ष बनाया गया कमेटी का, लेकिन सारा मनमानी अधिकारियों ने अपने मन से किया, और जो गुणवत्ता या जो मेरिट के लोग आने वाले थे या आना चाहिए, वह लोग नहीं आ पाए। अधिकतर जिलों में संस्कृत प्रक्रिया, नियुक्ति प्रक्रिया बाधित रह गई। इसमें तो जो आप मानदेय की भर्ती की बात कर रहे हैं, तो उसमें तो सभी जाति वर्ग धर्म के लोग होते हैं ना। तो यहाँ संस्कृत विद्यालयों में एकल पद है, एकल पद पर आरक्षण की व्यवस्था नहीं है जी। और वहाँ योग्यता दिखी जाती है, जाति धर्म से मतलब नहीं है। यदि गैर जात का भी है, वह योग्य है तो उसको आना चाहिए। हमारा यह नहीं है कि केवल ब्राह्मण आए, लेकिन जो भी आए संस्कृत विद्यालयों के छात्रों को उनकी जो शिक्षा है, जो कर्मकांड शिक्षा है, उनके लघु कौमुदी वगैरह जो व्याकरण की शिक्षा है, वह शिक्षा देने के लिए अगर योग्य है तो किसी जात धर्म का हो वह स्वीकार है। अध्यक्ष जी, 2022 का चुनाव का, विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और चुनाव की तिथियां भी आ गई हैं। लोग अपने अपने प्रत्याशी को लेकर टहल रहे हैं, तो ब्राह्मण समाज किस तरफ झुकेगा, किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहता है? आज जब चुनाव आ गया है तो सभी दल ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं, भगवान परशुराम की मूर्ति लगवाने की बात कर रहे हैं। अच्छा, आपने भगवान परशुराम जी की बात की, तो एक सोशल मीडिया पे और जिन जगह चल रहा है कि अखिलेश यादव जी ने एक फरसा लगवाया था, 5-6 दिन में ही गिर गया। नहीं, वह बात गलत कर रहा है। अखिलेश यादव ने वह मूर्ति फरसा नहीं लगवाया था। वह देवेंद्र पांडे और अभिषेक मिश्रा वगैरह एक ब्राह्मणों का संगठन है। जी, क्या वहाँ करने गए? वहाँ हाँ, उस मंदिर का उद्घाटन करने अखिलेश यादव गए थे, और वह जो फरसा लगा था, फरसा ऊपर जिस खंभे पर फरसा टंगा था, वह खंभा बरसात की वजह से गिर गया और उसका कोई दूसरा कारण नहीं था। और आज सारे लोग ब्राह्मणों को आकर्षित करना चाहते हैं और भगवान परशुराम की मूर्ति लगाने की बात कर रहे हैं। आजमगढ़ में ब्राह्मण समाज कल्याण परिषद द्वारा आज से 6 साल पहले यहीं चंदमा ऋषि आश्रम पर भगवान परशुराम का एक मंदिर बनाया गया, और वहीं हम लोग भारत साल जयंती मनाते हैं। पिछली सरकार जो थी, पिछली सरकार ने के राज में लखनऊ में एक भव्य सम्मेलन हुआ और वहाँ भगवान परशुराम की मूर्ति लगी, और उसी दिन पिछली सरकार ने भगवान परशुराम की जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया। वर्तमान मुख्यमंत्री महोदय ने आते ही सबसे पहले भगवान परशुराम को भगवान से श्रेणी से हटा के महापुरुष की श्रेणी में रख दिया और वह सार्वजनिक अवकाश निरस्त कर दिया। महापुरुष की भी तिथि को या जयंती के दिन सार्वजनिक अवकाश होते हैं, लेकिन यहाँ महापुरुष मान के भी उन्होंने अवकाश निरस्त कर दिया, क्योंकि वो ब्राह्मण पुरोधा थे। समाज इस पे आपका संगठन क्या? इस पर हम लोगों ने जिलाधिकारी के माध्यम से पत्रक दिया था, शासन को भी पत्रक दिया था, इसका विरोध जताया था। सोशल मीडिया के फोरम पर भी हमने यह विरोध जताया था कि भगवान परशुराम की जयंती पर जो अवकाश निरस्त किया गया वह अवकाश बहाल किया जाए। आपके समझ से ब्राह्मण समाज का हित किस दल में है और किस तरफ उसको जाना चाहिए वर्तमान स्थिति को देखते हुए? सबसे पहले तो हम लोगों की यह मांग है, सोशल मीडिया फोरम से अन्य माध्यमों से था कि जो भी राजनीतिक दल ब्राह्मण को मुख्यमंत्री घोषित करेगा कि हमारे दल की सरकार बहुमत आता है तो हम ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनाएंगे, या पूर्व में ही ब्राह्मण मुख्यमंत्री घोषित करता है तो ब्राह्मणों का सबसे ज़्यादा झुकाव वहीं रहेगा। विगत चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने शीला दीक्षित का नाम बतौर मुख्यमंत्री घोषित किया था। किस समय? 2017 में जी। और लंबे समय से जो ब्राह्मण राजनीति से निष्क्रिय हो गए थे, अपने घरों में बैठ गए थे, चाहे जिन भी दल लेकर रहे हों, वह सारे लोग उत्साहित होकर कांग्रेस के प्रति सोचने लगे। लेकिन जहां गठबंधन हो गया वहीं सारे ब्राह्मण जो जहां थे वहीं चले गए, और आज वर्तमान स्थिति में कोई दल अगर ये घोषित करता है कि नहीं हम ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनाएंगे तो पहला ब्राह्मणों को रुझान वहाँ रहेगा, और यदि कोई दल मुख्यमंत्री घोषित नहीं करता है तो भविष्य में सारे टिकट बंटवारा के बाद यह ब्राह्मण देखेंगे कि सबसे ज़्यादा कौन दल ब्राह्मणों को टिकट देता है, और ऐसे ब्राह्मणों को जो ब्राह्मण हित के बारे में सोच सकते हों,
उसकी सोच स्वतंत्र हो, किसी दल के बंधुआ मजदूर की हैसियत से रहकर उन्हीं की नीति और रीतियों को लागू करने का काम न करे, बल्कि ब्राह्मणों के हित में काम करे। यदि ऐसे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो दल टिकट देगा, ब्राह्मण उसके बारे में विचार करेगा, उसके हित में जाएगा। अध्यक्ष जी, एक चर्चा अभी 2 साल पहले से ही चल रही है कि विकास दुबे जी का इनकाउंटर हुआ, विकास दुबे का इनकाउंटर हुआ। जो इनकाउंटर हुआ वो क्या सही है, क्या आपके हिसाब? विकास दुबे का जिस ढंग से इनकाउंटर किया गया, यदि उसको भागना होता तो महाकाल के दरबार में जाकर सरेंडर नहीं करता जी। और वहाँ जो न्यायिक प्रक्रिया अपनानी चाहिए थी वह न्यायिक प्रक्रिया नहीं अपनाई गई। और जिस ढंग से जहाँ इनकाउंटर दिखाया गया उसके कुछ देर पहले ही सारे मीडिया के लोगों को रोक दिया गया, गाड़ी पलटने की बात करके इनकाउंटर किया गया और यह कहा गया कि विकास दुबे गाड़ी से भाग रहे थे रिवॉल्वर छीन के। वह एक जांच प्रक्रिया बैठी है, न्यायिक जांच आयोग भी बैठा था और न्यायिक जांच आयोग में भी वह इनकाउंटर कहीं न कहीं संदेह के घेरे में आया था। वह अपराधी था, इसमें कोई संदेह नहीं है। उसके प्रति ब्राह्मणों की कोई भी भावना नहीं थी या कोई हमदर्दी नहीं है, लेकिन समाज में एक संविधान, देश में संविधान है, एक न्यायिक प्रक्रिया है, न्यायालय है, अधिवक्ता है, पुलिस है। तो आप न्यायिक प्रक्रिया का पालन करते हुए उसे कठोर से कठोर सजा दिलाते। यह न्यायिक प्रक्रिया थी, यह देश का संविधान का सम्मान था। लेकिन यदि वह जिंदा रहता, न्यायिक प्रक्रिया को झेलता, तो बहुत से राजनेता, सफ़ेद पोश नेता वह घेरे में आते, वह उनके अपराध में संलिप्त थे। इस नाते वह सफ़ेद पोश नेता जो समाज में उजागर उनकी अपराधी छवि न हो, इस नाते प्रशासन ने उनका इनकाउंटर करा दिया। मतलब इनकाउंटर होना चाहिए था, लेकिन गलत ढंग से नहीं होना चाहिए था। अपराधी हैं, अपराधियों का इनकाउंटर हो जी। लेकिन एक प्रक्रिया अपनाई जो जाती है। यदि क्रॉस फायरिंग अपराधी आ रहा है, क्रॉस फायरिंग हो रही है, तो क्रॉस फायरिंग में तो पुलिस इनकाउंटर करेगी ही। लेकिन अब घर से पकड़ के ले आए और इनकाउंटर के नाम पर मार दें, यह गलत है। और केवल क्या लगता है कि आपको जाति धर्म देख के ऐसा हुआ क्या? विकास दुबे के मुद्दे पर जाति धर्म की बात नहीं, उनका इनकाउंटर जो हुआ वह जाति धर्म के आधार पर नहीं किया गया। वह समाज में सत्ता पक्ष के जो सफ़ेद पोश लोग थे उन लोगों को बचाने के लिए उनका इनकाउंटर किया गया। लेकिन विकास दुबे के नाम पर उनके कई रिश्तेदारों का, एक नाबालिग लड़के का जो 14 साल 15 साल का लड़का था, हाई स्कूल में फर्स्ट क्लास आया था, उसका भी विकास दुबे के नाम जोड़ के इनकाउंटर किया गया। नाबालिग था। एक नाबालिग लड़का जो हाई स्कूल का उसी रिजल्ट आया था और उनका रिश्तेदार ना कहे उसका इनकाउंटर किया गया। उनके कई रिश्तेदारों का इनकाउंटर किया गया, घर से पकड़ के ले गया गया। क्या वर्तमान ये मान लिया जाए कि वर्तमान समय में ब्राह्मण समाज भाजपा से नाराज है? भाजपा और उनके वर्तमान मुख्यमंत्री, जिस दिन मुख्यमंत्री महोदय ने शपथ लिया उसके कुछ ही दिन बाद रायबरेली में एक बहुत बड़ी घटना घटी। 5 ब्राह्मणों की निर्मम हत्या कर दी गई। किसके द्वारा की गई? यादव बिरादरी के लोग थे, लेकिन तत्कालीन बीजेपी के मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य का वरदस्त था, जिसका नतीजा हुआ कि रात में FIR भी नहीं हुई और यह चर्चाएं उड़ाई गई कि बदमाश आए थे मारने के लिए, वह गांव वालों ने घेर के मार दिया। फिर बाद में जब ब्राह्मणों का दबाव बना, पूरे प्रदेश के ब्राह्मण नेता दबाव बनाए और तब जाके फिर FIR दर्ज हुई। उसके बाद भी कोई गिरफ्तारी 2-3 दिन तक नहीं हुई। जब पूरे प्रदेश के ब्राह्मण आंदोलित होकर लखनऊ में धरना प्रदर्शन किए और बीजेपी कार्यालय के सामने यह नारा ब्राह्मणों ने लगाया कि ब्राह्मणों की भूल कमल का फूल, तब जाके मुख्यमंत्री महोदय ने निर्देश दिया कि 1 हफ्ते के अंदर सारे अपराधी पकड़े जाएं और उन पर रासुका लगाया जाए। अच्छा, अभी ये तो ये बात हो गई, आपने बात किया कि जो ब्राह्मण कैंडिडेट ज़्यादा देगा, प्रत्याशी बनाएगा, मुख्यमंत्री का घोषणा करेगा, उसी को ब्राह्मण समाज का और कल्याण परिषद का वोट जाएगा। क्या लगता है कि इसमें से कोई अभी चुनावी बिल्कुल फूक चुका है, टिकट ही नहीं हो पा रहा है? समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री की रेस में है, बसपा के बहन जी हैं और भाजपा के योगी आदित्यनाथ जी। कैसे उम्मीद की जाए कि ब्राह्मण समाज को चेहरा बनाया जा सकता है? ब्राह्मण समाज की जो सोच है, जो ब्राह्मणों के बीच में, पूरे प्रदेश के ब्राह्मणों के बीच में जो बातें चर्चाएं चल रही हैं, हमारे प्रदेश के अन्य संगठनों से, अन्य जनपदों के संगठनों के लोगों से निरंतर बातें होती रहती है और सब लोगों का जो सुझाव है
जो बातें थी वह हमने बताया। कौन बनाता है कौन नहीं बनाता यह तो समय बताएगा। अच्छा, हम बात कर लें सदर विधानसभा की, तो हम लोग आजमगढ़ में खड़े हैं और सदर विधानसभा में खड़े हैं, तो सदर विधानसभा को लेकर क्या आपकी राय है, क्या कहना चाहेंगे? सदर विधानसभा में बदलाव होना चाहिए जी। विकास के लिए बदलाव जरूरी है, क्योंकि लंबे समय से एक ही व्यक्ति का जनप्रतिनिधि रहना वह विकास में कहीं न कहीं बाधक है। तो किसका आपका संगठन किसको समर्थन करेगा, किसको प्रत्याशी के रूप में देखना चाहता है, किसको विधायक के रूप में देखना चाहता है? जहाँ तक ब्राह्मण समाज की बात है जी। जनपद के ब्राह्मणों में जो चर्चाएं बातें हैं जी। कि जब सब पार्टी के लोगों का टिकट फाइनल हो जाएगा जी। और तब देखा जाएगा कि इसमें कौन व्यक्ति ब्राह्मण हित की बात कर सकता है। जी। यदि ब्राह्मण ही हो और वह ब्राह्मण हित की बात न करे जी। जी। तो ऐसे ब्राह्मणों को स्वीकार नहीं है। जी। इस नाते यदि ब्राह्मण है और ब्राह्मण हित की बात कहता है, ब्राह्मणों के बीच में अपनी पहचान बनाता है, उनको यह कहने में शर्म नहीं है कि हम ब्राह्मण हैं, हम ब्राह्मण हित की बात करेंगे, जी। तो उसके बारे में विचार किया जाएगा। अच्छा, ये आप वरिष्ठ नागरिक हैं, क्या लगता है कि आजमगढ़ जिले से लेकर उत्तर प्रदेश पूरा चर्चा का विषय बना हुआ है, क्या ब्राह्मण समाज इस बार मुख्यमंत्री के रूप में ब्राह्मण चेहरा नहीं मिलता तो आपका संगठन किसके तरफ आकर्षित होगा? अध्यक्ष जी, अगर नहीं कोई मिलता तो किसके तरफ आप लोग जाएंगे? तो हमने बताया ना कि सारे दल के द्वारा टिकट जो घोषित किया जाएगा उसमें देखा जाएगा कि सबसे ज़्यादा अधिकतम किसको टिकट जीतने वाले और ब्राह्मण हित में काम करने वाले किस दल के लोगों ने ब्राह्मण को टिकट जब वर्तमान सरकार की बात कर लें तो वर्तमान सरकार में तमाम ब्राह्मण चेहरे हैं, ब्राह्मण हैं, मंत्री हैं, कई पदों पे सुशोभित हैं, तो क्यों नहीं ब्राह्मण समाज की बात संसद और लोकसभा में उठाते हैं, विधानसभा में? आज वर्तमान में लगभग 40-45 ब्राह्मण विधायक बीजेपी के हैं। जी। कई एमपी भी हैं। जी। कुछ लोगों को राज्यसभा विधान परिषद बाद में इस नाते भेजा गया जी। कि जब प्रदेश में ब्राह्मण काफ़ी नाराज हो गए। अभी कुछ दिन पहले यहाँ बातें आई कि सारे विधायकों ने यह कहा कि हम लोगों की बातें सुनी नहीं जा रही हैं। आप ब्राह्मण विधायक हो गए लेकिन अपने क्षेत्र में अपने समाज के हित के लिए एक बात नहीं कर सकते हैं। जी। इतने ब्राह्मणों के पूरे प्रदेश में लगभग 500 ब्राह्मणों की जगह जगह हत्याएं हुई। जी। कहीं 4, कहीं 5, कहीं 3, कहीं 2, लेकिन अधिकतर हत्याओं में अभियुक्त या तो पकड़े नहीं गए या पकड़े गए तो घर परिवार के ही लोगों को कहीं न कहीं बजा दिया गया। इनकाउंटर के नाम पर भी काफ़ी लोगों की हत्याएं हुई, लेकिन कोई भी बीजेपी का ब्राह्मण विधायक जो था वो उस पर बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। क्यों नहीं लोग बोलते हैं? क्या लगता है आपको, निजी स्वार्थ के लिए नहीं बोलते हैं कि बोलने नहीं दिया जाता, क्यों नहीं बोलते हैं? वर्तमान जो शासन नेतृत्व है उस नेतृत्व के दबाव में उन विधायकों की हिम्मत नहीं है कि पार्टी लाइन से हटके या मुख्यमंत्री के विचार से हटके कुछ कर सकें। वह एक तरह से बधुआ मजदूर हैं, हो गए हैं, इस नाते वह बोलने की क्षमता नहीं रह गई। तो आपने देखा कि आजमगढ़ के तमाम ब्राह्मण समाज के लोग हमारे साथ जुड़े थे, हमने इनसे बातचीत किया, इन्होंने कहा जो भी दल ब्राह्मण को समाज में सम्मान देगा उसी के साथ हम रहेंगे। नमस्कार।